Hello student, today we will discuss the JEE Mains third attempts, July 25 July second shift 2021। myself DN पाठक और मैं और मेरी पूरी मोशन की टीम आपका ये जो पेपर है उसका डिस्कशन करेगी। The ionic radii of F- and O2- respectively are 1.33 angstrom and 1.4 angstrom, while the covalent radii of nitrogen is 0.74 angstrom। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन की रेडियाई का ऑर्डर अगर आपने देखा हो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन की रेडियाई का ऑर्डर क्या होता है? N3- O2- और F-। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ने से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और जेड इफेक्टिव बढ़ने से इनकी जो रेडियाई है, इनकी जो साइज है वो क्या होगी? कम हो जाएगी। तो नाइट्राइड आयन की साइज बड़ी होगी यहाँ पर। अच्छा, वैसे अगर आप देखोगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो यहां पर भी क्या होगा? पीरियड में जेड इफेक्टिव बढ़ने से यहां पर भी इनकी साइज या रेडियाई या रेडियस कम हो जाएगी। नाइट्राइड आयन में और नाइट्रोजन एटम में किसकी साइज बड़ी होगी? नाइट्रोजन एटम की, नाइट्रोजन एटम की साइज बड़ी नहीं होगी, नाइट्राइड आयन की साइज बड़ी होगी। 3- चार्ज आ गया तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव इसका कम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो जेड इफेक्टिव कम होगा। या आप ऐसा कह लें प्रोटॉन और, तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो कितना आएगा? प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 7 और इलेक्ट्रॉन 10। और यहाँ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो कितना आएगा? तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो यहाँ पर क्या है? कम है, इसलिए इसका जेड इफेक्टिव कम होगा, साइज बड़ा होगा। ऐसे ऑक्साइड आयन बड़ा होगा ऑक्सीजन एटम से और फ्लोराइड आयन बड़ा होगा फ्लोरीन एटम से। नेगेटिव आयन का साइज हमेशा बड़ा होगा। जितने भी नेगेटिव आयन हैं ये सारे नेगेटिव आयन बड़े होंगे इनसे। तो यहाँ पूरा अगर मैं ऑर्डर कहूँ तो ये साइज का ऑर्डर यहाँ तक ये रहेगा। फ्लोराइड आयन भी बड़ा होगा नाइट्रोजन एटम से, ऑक्साइड आयन भी बड़ा होगा, तो नाइट्राइड आयन तो यहाँ सबसे ही बड़ा होगा, नाइट्रोजन एटम से भी, इनसे सबसे। चलिए बच्चों, अब इसमें लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है इसमें? कंपाउंड दे रखा है C6H5NO2। दिस कंपाउंड इज नाइट्रोबेंजीन। इसका रिएक्शन हमें करवाना है SN + HCl से, टिन + HCl से यहाँ पर प्रोडक्ट बना हुआ है A, और फिर इसकी A की रिएक्शन करवानी है C6H5N2Cl से। दिस कंपाउंड इज बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इन एसिडिक मीडियम। और हमें बताना है इस केस में फाइनल प्रोडक्ट P क्या बनेगा। येलो कलर्ड प्रोडक्ट हमें यहाँ लिखा हुआ है येलो कलर्ड कंपाउंड, बताना है क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो इस केस में दिस कंपाउंड इज नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का जब हम रिडक्शन करते हैं इन एसिडिक मीडियम में तो ये जो कंपाउंड होता है ये कन्वर्ट होता है एनिलीन में, एनिलीन बनता है। और जब एनिलीन की रिएक्शन इससे कराते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से तो ये कपलिंग रिएक्शन बनती है, कपलिंग रिएक्शन बनती है। तो देखो इसमें यहाँ पर इस केस में जो सोल्यूशन है वो ये रहा, नाइट्रोबेंजीन है, टिन HCl से रिएक्शन करेंगे, बताइए क्या बनेगा? पहले कंपाउंड बनेगा एनिलीन, बना एनिलीन। अब वो जो एनिलीन होगा उसका रिएक्शन होता है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से, एसिडिक मीडियम में करते हैं तो कपलिंग रिएक्शन होता है। कैसे होगा? ये जो N2+ होगा, ये जो N2+ होगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल एनिलीन की पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके खुद वहां पर ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, जिसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। तो ओवरऑल जो कंपाउंड बनता है वो ये होता है एनिलीन की पैरा पोजीशन पर N2 देन pH अटैच्ड होता है। इसको बोलते हैं, ये जो कंपाउंड होता है इसको बोलते हैं पैरा एमिनो एजोबेंजीन।
और ये कंपाउंड जो होते हैं ये एजोडाई होते हैं, एजोडाई भी बोलते हैं इनको, ठीक है। और ये कंपाउंड येलो कलर डाई होता है। तो यही हमसे पूछा हुआ है फाइनल प्रोडक्ट पी। तो इसका जो ऑप्शन होगा, करेक्ट इसका आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसी इसका करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये मैं टिक कर देता हूँ यहाँ पर इस केस में। ये हमने लिया, तो यहाँ पर इस केस में जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। Identify the species having one pi bond and maximum number of canonical form from the following। तो इसमें एक पाई बॉन्ड किसमें फॉर्म होगा? कार्बोनेट आयन में। और इसके कितने कैनोनिकल फॉर्म बन जाएंगे? 3। एक तो यही है, रेजोनेंस होगा इसमें। सेकंड कैनोनिकल फॉर्म इसका ये बन जाएगा, फिर रेजोनेंस होगा इसमें, और इसका थर्ड कैनोनिकल फॉर्म बन जाएगा। तो इसके 3 कैनोनिकल फॉर्म होंगे। O2 में तो रेजोनेंस होगा नहीं, पाई बॉन्ड तो बने लेकिन कैनोनिकल फॉर्म नहीं बनेंगे। SO2 में 2 पाई बॉन्ड होंगे, और SO3 में 3 पाई बॉन्ड होंगे, और रेजोनेंस नहीं होगा इन दोनों में। तो इसका आंसर कार्बोनेट होगा, 1 पाई बॉन्ड एंड 3 कैनोनिकल फॉर्म। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटीज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यार ये जो कंपाउंड हमें दे रखे हैं अलग अलग, इन सभी का हमें डेंसिटी ऑर्डर बताना है। तो तुम्हें याद होना चाहिए, ये हम लोग पढ़ते हैं जो डेंसिटी होते हैं, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो जिस कंपाउंड का जितना ही ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा, डेफिनेटली उसकी डेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखो जो 4 हमें कंपाउंड दे रखा है, क्या दे रखा है? फर्स्ट कंपाउंड इज बेंजीन। बेंजीन के एस्पेक्ट में यहाँ पर दे रखा क्लोरोबेंजीन, एक क्लोरीन आया। क्लोरीन के आने से क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। यहाँ पर देखो 2 क्लोरीन है, इसके रेस्पेक्ट में एक क्लोरीन यहाँ पर और बढ़ा, एक क्लोरीन और बढ़ेगा तो डेफिनेटली मॉलिक्यूलर वेट और बढ़ेगा, और अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा तो डेंसिटी और बढ़ जाएगी। इसका मतलब ए और बी में डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? क्लोरोबेंजीन की ज़्यादा होगी। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन में और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन में किसकी ज़्यादा होगी? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन की ज़्यादा होगी। रीज़न क्या है? 2 क्लोरीन है, और क्लोरीन ज़्यादा होंगे तो मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होगा, और अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो डेफिनेटली डेंसिटी भी बढ़ेगी। और लास्ट वाले में देखो यहाँ पर ये क्लोरीन और ये क्लोरीन तो सेम दे रखा है, बट यहाँ पर क्लोरीन के रेस्पेक्ट में कौन है? ब्रोमीन है, और ब्रोमीन का एटॉमिक मास डेफिनेटली क्लोरीन से तो ज़्यादा ही होता है। तो अगर पर्टिकुलर इस एटम का एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो ओवरऑल इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, एंड मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो फिर डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी यहाँ पर हो जाएगी मेटा ब्रोमोक्लोरोबेंजीन की। तो इस केस में यहाँ पर अब जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चलिए खैर, ये हमने यहाँ पर इस केस में लिखा, ये इसका करेक्ट आंसर है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसकी होगी, डी की, उससे कम सी, उससे कम बी, सबसे कम यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। In the following the correct bond order sequence is। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है ये। इसमें बॉन्ड ऑर्डर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी निकाल सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी निकाल सकते हो। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 0, क्योंकि सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, बॉन्डिंग में 4, एंटी बॉन्डिंग में 4, 0। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा, सिग्मा 2p या पाई 2p में। तो पहले सिग्मा 2p और पाई 2p में जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 बढ़ेगा।
10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर होगा इसका 1.0। इसी तरह 11 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका कितना, 1.5। 12 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2.0। 13 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2.5। 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3.0। 15 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर फिर 0.5 अब कम होने लगेगा, क्योंकि अब यहाँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूरी तरह से फुलफिल्ड हो चुके होंगे, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम होने लगेगा। 16 इलेक्ट्रॉन वाले का 2.0। 17 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर फिर 0.5 कम हो जाएगा, 1.5। 18 इलेक्ट्रॉन है तो 1.0। तो यहाँ पे देखें अगर O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 15, O2 में 16, 17, 18, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर ये बस बॉन्ड ऑर्डर का डिक्रीजिंग ऑर्डर ये हो जाएगा। O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, O2 का कम, O2 माइनस O2। O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा। फिर O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। फिर O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्ड ऑर्डर कम। O2 माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्ड ऑर्डर कम। चलिए बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नंबर 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। क्या पूछा हुआ है इसमें, हमसे पूछा हुआ है इसके अंदर, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ये 4 डिफरेंट कंपाउंड हमें यहाँ पर दे रखा है। दिस कंपाउंड इज साइक्लोपेंटा 1,3 डाइईन। ये कंपाउंड हमें दे रखा है टोल्यूइन। इसकी बात करें तो साइक्लोप्रोपीन, और एक लास्ट में दे रखा है कंपाउंड ब्यूटेन। तो इस केस में यहाँ पर देखो जीओसी का ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूँ। यहाँ पर जो इसका ऑप्शन फर्स्ट है इसको हम यहाँ पर ड्रॉ करें, ये हमने कंपाउंड ड्रॉ करा, तो इसके नियरेस्ट ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन के पास कौन होगा, हाइड्रोजन एटम होगा। ये वाला जो H होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इन सब के रेस्पेक्ट में ये वाला H स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। रीज़न क्या है, देखो यहाँ पर रीज़न है, जब यहाँ से ये H प्लस रिलीज होगा, H प्लस की फॉर्म में जब ये हाइड्रोजन रिलीज होगा तो इस वाले कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये जो स्पीशीज बना है कार्बन आयन है, इसको अगर हम देखें तो ये कार्बन आयन किस नेचर का है, ये एरोमेटिक नेचर का है। रीजन, इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो चूंकि इसका कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिसिटी शो कर रहा है, हाईली स्टेबल होगा, तो इस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। याद रखिएगा, किसी भी कंपाउंड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है किस पर डिपेंड करती है, उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर। कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। और इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो एरोमेटिक है। ये नेगेटिव चार्ज, ये लोन पेयर यहाँ पर एरोमेटिसिटी में मीन्स हकल रूल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए मोस्ट स्टेबल होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। और देखिए ये इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है कि ये जो कंपाउंड है इसका H प्लस हमने रिलीज करा, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज बनाई, और ये एरोमेटिक होती है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए पर्टिकुलर ये कंपाउंड मोस्ट मतलब इन सभी में स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर शो करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन। सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में सेट इसका स्ट्रक्चर दे रखा है। जिस किसी भी स्टूडेंट को इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर याद होगा वो डायरेक्टली इसको टिक करेगा, और डेफिनेटली मतलब थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला। ऐसे केसेस में मतलब हम ये यही कहते हैं कि जो एनसीईआरटी दे रखी है, एनसीईआरटी में से खासकर 2-3 चैप्टर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, बायोमॉलिक्यूल है, पॉलीमर है, केमिस्ट्री एवरीडे वगैरह, ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। इनमें से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सेट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा है इस केस में साइटोसिन, तो ये जो कंपाउंड है वो ये वाला होता है, ये तुम्हें याद रखना चाहिए।
ठीक है, यही जो कंपाउंड है ऑप्शन नंबर 3, यही साइटोसिन का करेक्ट स्ट्रक्चर है। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बच्चों, 25 जुलाई शिफ्ट 2 फिजिकल केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री से डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आया एग्जाम्पल में से, ठीक है, टेबल की फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो क्या क्वेश्चन है बच्चों? कॉलॉइड्स बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? लिस्ट 1 मैच द कॉलम है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 आपके पास दो लिस्ट है। इधर एग्जाम्पल ऑफ कॉलॉइड्स दिए हुए हैं, इधर उनका क्लासिफिकेशन है ना, फेस क्या है, मीडियम क्या है, वो क्लासिफिकेशन। तो पहला क्या है बच्चों? देखो चीज की अगर बात करी जाए तो चीज कौन सा हो जाएगा आपका? डिस्पर्जन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्पर्जन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो पहला हो जाएगा आपका, सीधे सीधे कौन सा? फोर्थ वाला हो जाएगा। चीज क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इन सॉलिड। इसके बाद बात करी जाए प्यूमिक स्टोन की, तो प्यूमिक स्टोन कौन सा हो जाएगा? डिस्पर्जन ऑफ गैस इन सॉलिड, ठीक है। तो ये कौन सा चला जाएगा आपका? थर्ड वाला चला जाएगा। इसके बाद बात करी जाए हेयर क्रीम, हेयर क्रीम क्या होती है बच्चों? लिक्विड फेज होता है और लिक्विड ही मीडियम होता है, तो डिस्पर्जन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है? क्लाउड है आपका। क्लाउड क्या हो जाता है बच्चों? पानी जो है वो गैस की फॉर्म में बादलों में रहता है, तो लिक्विड इन गैस, तो सेकंड यहां पर आ जाएगा। तो अगर हम मैच करें तो करेक्ट मैच कौन सा मिलेगा बच्चों आपको? पहले वाले ऑप्शन में ये करेक्ट मैच मिलेगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें ये एक कंपाउंड दे रखा है और इसकी नेमिंग भी लिखी हुई है यहाँ पर, दैट इज मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। क्या पूछा हुआ है? देखो, मैलिक एनहाइड्राइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, यार याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं एनहाइड्राइड की तो याद रखिएगा एनहाइड्राइड जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनते हैं। तो इसमें यहाँ पर मैं एक कंपाउंड ये लेना चाहूँगा, इस केस में देखिएगा, देखिए यहाँ पर ये हमने लिखा मॉलिक्यूल COOH, ओके, दिस कंपाउंड इज मैलिक एसिड, ये इसकी सिस फॉर्म है। चूंकि यहां पर डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में दोनों कार्बोक्सिलिक सेम साइड है तो ये सिस फॉर्म है। अगर दोनों अपोजिट कर दें, ये वाला रहे राइट में, ये ग्रुप रहे लेफ्ट में, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड, मतलब ट्रांसफॉर्म होती है। तो यहां पर हमने ये सिस फॉर्म लिया है और पर्टिकुलर इस सिस फॉर्म का नेम होता है मैलिक एसिड। जब इस मैलिक एसिड को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो यहां पर इस केस में इसका देखिए क्या होगा, इसका ये OH और इसका ये H 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहां से रिलीज करते हैं और वाटर रिलीज करने पर यहां पर मॉलिक्यूल बनता है CO डबल बॉन्ड O, देन ऑक्सीजन, यहां पर भी C डबल बॉन्ड OO। ये कंपाउंड, चूंकि इस कंपाउंड का नेम मैलिक एसिड है तो इसका नेम हो जाता है मैलिक एनहाइड्राइड। यहां डबल बॉन्ड है और ठीक से देखो ये वाला जो कंपाउंड है वो यही तो दे रखा है, इट मीन्स इसका फॉर्मेशन होता है मैलिक एसिड को अगर हीट करें तो यहां पर देखो इस केस में ऑप्शन नंबर 2 क्या दे रखा? ऑप्शन नंबर 2 में इसमें लिखा हुआ है हीटिंग सिस ब्यूट 2 इन। इसका एक आईयूपीएसी नेम और भी हम ले सकते हैं, वो क्या? देखो, कॉमन नेम तो इसका होता है मैलिक एसिड, लेकिन यहां पर हमें जो नेमिंग दे रखी है वो किस फॉर्म में दे रखी है? आईयूपीएसी फॉर्म में दे रखी है। तो कैसे निकालेंगे आईयूपीएसी फॉर्म? देखो, ये नंबर यहां पर लिखा हमने नंबर 1, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। देखो यहां पर दे रखा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कार्बन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, नेम क्या होगा? ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो यहां पर है ब्यूट के बाद सॉरी डबल बॉन्ड भी है, तो ब्यूट के बाद 2 इन होगा, ब्यूट 2 इन डाइओइक एसिड। तो ये लिखा हमने ब्यूट 2 इन डाइओइक एसिड, सिस फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? सिस फॉर्म में, नॉट ट्रांसफॉर्म। को अगर हीट करें, हीट करने पर यहां पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होगा, से बनता है मैलिक एनहाइड्राइड। तो इन ऑप्शंस के आधार पर हम बोल सकते हैं कि इसका जो सही एंड परफेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Match list first with list second, both having metallurgical term. List first, concentration of Ag ore. Ag के ओर का कंसंट्रेशन पढ़ा होगा आपने, साइनाइड डालते हैं ना,
प्रोसेस क्या कहलाता है? लीचिंग कहलाता है ना। Ag2S में आप क्या डालेंगे? साइनाइड डालेंगे सोडियम का, और एक सोलुबल कॉम्प्लेक्स बना लेंगे NaAgCN का ऑल ट्वाइस। इम्प्योरिटीज क्या रहेंगी? इनसॉल्युबल। तो ये लीचिंग कहलाएगी। प्रोसेस क्या कहलाएगा? लीचिंग कहलाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag लीचिंग विथ डाइल्यूट NaCN सॉल्यूशन। ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस, रिवर्बेरेटरी फर्नेस, लीचिंग तो हो ही गया। सल्फाइड और पिग आयरन। ब्लास्ट फर्नेस में वैसे अपने को पिग आयरन मिलता है। आयरन जो मिलता है ना, वो ब्लास्ट फर्नेस में ही मिलता है। ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर कहाँ मिलता है अपने को? ब्लिस्टर कॉपर मिलता है अपने को बेसेमर कन्वर्टर में। बेसेमर कन्वर्टर में बेसेमराइजेशन कराते हैं, तो वैसे तो बेसेमर कन्वर्टर में मिलता है, लेकिन अपने पास ऑप्शन है नहीं। रिवर्बेरेटरी फर्नेस दे रखा है इन्होंने। एक्सप्लोटेशन मेथड क्या है? सल्फाइड ओर के लिए काम में लाते हैं। उसके बाद ब्लिस्टर कॉपर के लिए अब ऑप्शन यही बचा है। वैसे तो ब्लिस्टर कॉपर मिलता है बेसेमर कन्वर्टर में। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इन बोर मैग्नेटॉन फॉर फ्री Ti+2, Vanadium+2 एंड Scandium+3 आयन रेस्पेक्टिवली। कॉन्फ़िगरेशन से देख लो। Ti+3 आयन क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? Ti+3 आयन का 3D1। Vanadium+2 आयन का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? 3D3। और Scandium+3 आयन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3D0। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। इसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 और इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन दे रखा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है जरा देखिए। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट P ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर हमें एक कंपाउंड ये दे रखा है, 7 मेंबर रिंग है, एक पर CH अटैच्ड है और यहाँ पर CH2 देन NH2 अटैच्ड है, का रिएक्शन करवाना है NaNO2HCl से एंड 278 केल्विन पर, मतलब वही लो टेम्परेचर है। तो इस केस में तुम्हें याद है कई बार कहा गया है कि जब भी मॉलिक्यूल में NH2 हो और यहाँ पर NaNO2 और HCl दे रखा हो, तो हमें क्या करना होता है? डाई एजोटाइजेशन करना होता है, ठीक है ना। तो जरा देखिए इस केस में यहाँ पर अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो देखिए ये कंपाउंड हमें गिवन है, इसका रिएक्शन यहाँ पर ये बेसिकली NH2 है, यहाँ पर ये जो है ये NH2 है। तो जब इसका रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से होगा तो पहले क्या होता है, जो NH2 होता है ये लीव करता है और ये कन्वर्ट होता है यहाँ पर N2 प्लस में, N2 प्लस एंड Cl माइनस। Cl माइनस को चाहे तो लिखें या ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले इस तरह का एक डायज़ोनियम आयन बनता है, ओके। उसके बाद यहाँ से ये N2 है, N2 एक एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से ये अब N2 लीव करेगा तो इस वाले कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? जैसे ये लीव करेगा मैं इससे ये बना सकता हूँ, यहाँ पर ये हमने एक 7 मेंबर रिंग बनाया, ये लिखा CH3 एंड यहाँ पर बनेगा CH2 प्लस, ये कैटायन बनता है। और जैसे ये कैटायन बनेगा अब इस पर अटैक यहाँ पर किसका होगा? वाटर का। कंप्लीट मॉलिक्यूल अटैक करेगा, अटैक करने के बाद 1H+P रिलीज करेगा, से अल्टीमेटली क्या बन जाता है? 7 मेंबर्ड। इस कैटायन पर वाटर का अटैक होगा, ये CH3 जैसा है वैसा रहेगा, इस CH2 पर एडिशन किसका होगा? OH का एडिशन होगा। तो फाइनली इसमें यही प्रोडक्ट बनेगा, 7 मेंबर रिंग है। तो इसका हम देखेंगे जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है वो दे रखा है ऑप्शन नंबर 3। तो ये देखिए ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। Which one of the following metal form interstitial hydride easily? तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कौन इजीली फॉर्म करते हैं? तो ये तो आपने पढ़ा होगा कि ग्रुप 7, 8 और 9 के हाइड्राइड जो है एलिमेंट तो हाइड्राइड फॉर्म करते ही नहीं है। 7, 8, 9 डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड। ये क्या कहलाता है? हाइड्राइड गैप एरिया कहलाता है। ग्रुप 6 में केवल एक ही एलिमेंट है जो हाइड्राइड फॉर्म करता है, क्रोमियम, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड।
तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम। आयरन, मैग्नीज और कोबाल्ट, ये तो हाइड्राइड फॉर्म करेंगे ही नहीं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम पर वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडाइड सॉल्ट, किसमें वाटर की सॉल्युबिलिटी पुअर होगी? जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज़्यादा होंगे? जिसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो लिथियम प्लस आयन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, इसलिए लिथियम के आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी वाटर में सबसे कम होगी। लिथियम का कार्बोनेट इजीली डिकम्पोज होगा, क्योंकि जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोनेट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। कार्बोनेट की अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो लिथियम का कार्बोनेट सबसे कम स्टेबल होगा, फिर सोडियम कार्बोनेट, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम का कार्बोनेट होगा। तो ये इजीली डिकम्पोज होगा, तो लिथियम कार्बोनेट इजीली डिकम्पोज होगा। सोडियम का बाइकार्बोनेट सॉल्ट यूज किया जाएगा फायर एक्सटिंग्विशर में। पोटेशियम ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा। अच्छा, सीजियम का आयोडाइड, सीजियम के आयोडाइड की वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होगी ड्यू टू कंपेरेबल साइज या ड्यू टू लेस हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी कम होने से सीजियम के आयोडाइड सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होगी। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5। तो रेडॉक्स यानी स्टाइकियोमेट्री 2 का क्वेश्चन है, और चेंज कितने का होना चाहिए बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट में? 5 का। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं बच्चों। C2O4-2 की बात करी जाए तो आप एक्स वाले मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, और बहुत से बच्चों को ये डायरेक्टली भी याद होगा। तो एक मैं आपको बता देता हूं कैसे कैलकुलेट होता है बच्चों, देखना ज़रा। तो ये कितना हो जाएगा अगर हम यहाँ पे चेक करें, ये हो जाएगा 2x + 4 × -2 इज इक्वस टू -2। ऑक्सीजन की -2 होती है, कार्बन की हमने x मान ली। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2x इक्वस टू ये -8, उधर जाके +8 +6 हो जाएगा। और यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 3 आ जाएगी। तो यहाँ कार्बन जो है बच्चों वो कितनी शो कर रहा है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। यहाँ x मेथड से निकालेंगे तो +4 शो होगी। तो बच्चों यहाँ पे चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है जरा ध्यान से चेक करिएगा। यहाँ पे कार्बन के 2 एटम है बच्चों रिएक्टेंट में, ठीक है। तो पर एटम +3 से +4 यानी पर एटम 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, लेकिन क्योंकि कार्बन 2 एटम है तो टोटल इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना हो जाएगा बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं बच्चों तो वो कितनी आएगी? +6 आएगी। और यहाँ पे कितनी आएगी बच्चों? +3। तो यहाँ पे चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन हमारा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं बच्चों, यहाँ पे +6 आ जाएगी, यहाँ पे कितनी आएगी? +3 आएगी। तो देखो 6 से 3 पर एटम 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, लेकिन जो डाइक्रोमेट आयन है उसमें 2 क्रोमियम है ना बच्चों, तो टोटल चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा हमारा? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो नो डाउट 4th वाला ही आंसर आना है। अच्छा, यहाँ कितना आया था? 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया था। तो यहाँ पे MnO4- +7 है और ये +2 है, तो 7 से 2 यानी बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन दे रखा है 16 नंबर। अ रिएक्शन ऑफ बेंजोनेट्राइल विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ CH3 MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस अ येलो लिक्विड P। द कंपाउंड P विल गिव पॉजिटिव। अब बताना है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो इनमें से कौन सा टेस्ट दे सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इस केस में हमें जो कंपाउंड दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पर कौन सा? बेंजोनेट्राइल। बेंजोनेट्राइल का स्ट्रक्चर क्या होता है? बेंजीन से अटैच्ड यहाँ पे कौन? CN, ठीक है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं फिनाइल साइनाइड, या फिर क्या बोलेंगे? बेंजोनेट्राइल। ओके, व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट्स विद CH3
MgBr, CH3 पे चार्ज माइनस है, ये माइनस अटैक करेगा किस पर, C पर, पाई बॉन्ड टूटकर N के पास जाएगा, से यहाँ पर कंपाउंड बनता है, C से अटैच्ड कौन हुआ, CH3, देन डबल बॉन्ड N पे चार्ज माइनस, और माइनस से अटैच्ड होगा कौन, MgBr, और जब इसकी रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो ये N- जो होता है ये वाटर से H+ लेकर इमीन बना देता है। पहले ये बनेगा CH3 एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड NH, ये बना, ठीक है। अब इसका जब फर्दर रिएक्शन वापस वही वाटर से करेंगे तो अल्टीमेटली ये कन्वर्ट होता है किसमें, कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 देन C एंड डबल बॉन्ड O। इस कंपाउंड को बोलते हैं एसीटोफिनॉन। अब देखो यहां पर एसीटोफिनॉन में अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इस केस में CH3CO ग्रुप है, और तुमसे कहा जाता है कि जब भी किसी भी मॉलिक्यूल में CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है, यस और नो। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल भी हेलोफॉर्म शो करेगा, हेलोफॉर्म कहें या फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट कहें एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिए जो 4 ऑप्शंस गिवन है उनमें से ये आ रहा है 4th नंबर का टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो इसमें याद रखिएगा कि ये जो कंपाउंड यहाँ पर हमें मिला है फाइनली एसीटोफिनॉन, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th। और एक बार ये इसका यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा हुआ है, बेंजोनाइट्राइल है, CH3MgBr से रिएक्शन कराया तो पहले ये बनेगा इमीन, जो कि फर्दर हाइड्रोलिसिस करके एसीटोफिनॉन में कन्वर्ट होता है, और ये एसीटोफिनॉन ही आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो परफेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4th। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। एक रिएक्शन सीक्वेंस है जिसमें हमें बताना है कि उसमें प्रोडक्ट A क्या होगा, और यहाँ पर B भी हम मान सकते हैं कि ये B है, तो A कौन होगा और B क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पर दे रखा है इस टाइप का कंपाउंड, इसका रिएक्शन करवाना है यहाँ पर इथेनॉल से, और इथेनॉल यहाँ पर एक्सिस में दे रखा है, ठीक है, एंड ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में कराना है। से पहले बनेगा मेजर प्रोडक्ट A, और फिर इसकी रिएक्शन करवानी है पोटेशियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड से बताना है कि B यहाँ पर क्या बनेगा। तो देखो जब कभी भी किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड या फिर कीटोन का रिएक्शन अगर हम अल्कोहल से कराते हैं ड्राई HCl के प्रेजेंस में, तो तुम्हें याद होगा अगर एक्सिस में है तो अगर एल्डिहाइड से करा रहे हैं तो बनता है एसिटल, और अगर कीटोन से करा रहे हैं तो कंपाउंड बनते हैं कीटल। देखिए ये रहा यहाँ पर, ये कंपाउंड हमें दे रखा है एल्डिहाइड ग्रुप है, इसकी रिएक्शन ETOH से कराएंगे इथाइल अल्कोहल से। बताइए क्या बनेगा और कैसे बनेगा। देखो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ BrCH एंड यहाँ पर ये CH नहीं होगा, मतलब सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, ये देखो ओके। यहाँ पर लिखा CH2 देन सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O की रिएक्शन कराते हैं इथाइल अल्कोहल से ETOH प्लस। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर इसका तो ऑक्सीजन और इसके दोनों हाइड्रोजन लीव कर जाते हैं, लीव करेंगे तो बताइए क्या बनेगा इस केस में। इस केस में बनता है यहाँ पर BrCH2 एंड CH से अटैच्ड होगा O, इथाइल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं O CH2CH3, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट A है वो A तो बनेगा यहाँ पर इस टाइप का, ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर एसिटल बनेगा, ठीक है। अब जब इसकी रिएक्शन फर्दर, ठीक है, ये वाला जो प्रोडक्ट है यहाँ पर ठीक से देखो, यहाँ पर ये ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं टर्शरी ब्यूटोक्साइड की, तो टर्शरी ब्यूटोक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होगा O- K+। अब यहाँ पर देखो ये जो बेस है, अब इसको हम बेस माने या न्यूक्लियोफाइल माने, तो देखो इसका जो साइज है यहाँ पर मेन जो रिएक्टिंग स्पीशीज होगी वो तो ये होगा, इसका साइज ज़्यादा है। अगर इसका साइज ज़्यादा है तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल होगा बट स्ट्रॉन्ग बेस होगा।
तो यहाँ पर ये रिएक्शन एलिमिनेशन शो करेगा, एलिमिनेशन शो करेगा। क्या करेगा बताइए, ये जो O माइनस है, ये O माइनस यहाँ पर क्या करेगा, इसका H प्लस रिलीज करेगा, H प्लस रिलीज करेगा तो C पे चार्ज आएगा माइनस, वो माइनस पाई में कन्वर्ट होकर Br को यहाँ से लीव कर देगा। कुल मिलाकर एलिमिनेशन होगा, यहाँ से ये H लीव करेगा, यहाँ से Br लीव करेगा और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, एलिमिनेशन होगा E2 टाइप का, E2 एलिमिनेशन होगा तो दोनों के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, यही इसका फाइनल प्रोडक्ट B होगा। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो देखिए ये जो ऑप्शन दे रखा है A एंड B का, A तो ये रहा, ये देखिए इस केस में A तो यहाँ पर ये रहा और A ये है और B ये है, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन इसमें आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन, ये कम प्रोडक्ट A और ये प्रोडक्ट B है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इस केस में हम ले सकते हैं यहाँ पर, देखिए उस पेज को मैं फिर से लेकर आता हूँ, तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए बच्चों, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। देखिए क्या दे रखा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, देखिए दे रखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ब्रेक डाउन बाय रेडिएशन इन द विजिबल एनर्जी। कहने का मतलब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं वो विजिबल एनर्जी जो रेडिएशन होती है क्या उससे ब्रेक डाउन होते हैं क्या? गलत, ये अल्ट्रा वायलेट रेज के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है इनका। तो जो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पर इनकरेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर जो सेकंड दे रखा है वो क्या दे रखा है, सेकंड है एटमॉस्फेरिक ओजोन रिएक्ट्स विद नाइट्रिक ऑक्साइड टू गिव नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस विच एड टू द एटमॉस्फेयर। ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। देखिए कैसे है, यहां पर देखिए इस केस में क्या दे रखा है, ये इसका सॉल्यूशन है, क्या लिखा हुआ है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर ब्रोकन डाउन बाय पावरफुल अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में ये ब्रेकडाउन इनका होता है, रिलीजेस क्लोरीन फ्री रेडिकल विच रिएक्ट्स विद ओजोन एंड स्टार्ट चेन रिएक्शन। तो ये इसका रिएक्शन प्रोसेस होता है, अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में ये क्लोरीन फ्री रेडिकल में और क्लोरोफ्लोरो रेडिकल में कन्वर्ट होते हैं, जो कि क्लोरीन जो रेडिकल होता है वो ओजोन से रिएक्शन करके O2 गैस रिलीज करता है। इसीलिए तो कहते हैं कि यहाँ पर जो क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स होते हैं ये एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। जो ओजोन लेयर है उस ओजोन लेयर को ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ओजोन जो मॉलिक्यूल है उसको ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जो ओजोन लेयर होती है वही तो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। वही सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है उसी से तो हमें बचाती है ओजोन लेयर। सेकंड यहाँ पर दे रखा है, स्टेटमेंट नंबर सेकंड क्या दे रखा है, देखो एटमॉस्फेरिक ओजोन रिएक्ट्स विद नाइट्रिक ऑक्साइड टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। जरा देखिए ये दे रखा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, ना कि नाइट्रोजन। तो यहाँ पर जब ओजोन के रिएक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड से होती है तो बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड O2। तो इसके जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट भी इनकरेक्ट है और सेकंड भी इनकरेक्ट है। तो जरा बताइए इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा नंबर सेकंड। वो क्या, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, सेकंड इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्या दे रखा है, अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमाइड कैन बी मेड फ्रॉम। या सिंपल पॉलीमर का ये बिल्कुल एनसीईआरटी में सेट ये क्वेश्चन दे रखा है, उसमें वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो कंपाउंड होता है ग्लाइसिन एंड एमिनो कैप्रोइक एसिड, इनसे जो पॉलीमर बनता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। किससे, ग्लाइसिन से एंड एमिनो कैप्रोइक एसिड से। तो सेट क्वेश्चन, सेट एनसीईआरटी में अगर आपने पढ़ा है, आपने देखा होगा ये एज इट इज लिखा हुआ है, इसमें मतलब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और जरा देखिए ये इसका रहा सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमाइड नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 इज मेड फ्रॉम ग्लाइसिन एंड एमिनो कैप्रोइक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल। तो स्टेबिलिटी देखना है इस कॉम्प्लेक्स की, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी अपन नंबर ऑफ रिंग से देख सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रिंग होंगी, चिलेशन जितना ज्यादा होगा, डेल्टा जी की वैल्यू उतनी मोर नेगेटिव आएगी और मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो नंबर ऑफ रिंग जिसमें ज़्यादा होंगी, जैसे इसमें फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ रिंग 1 ही होगी, सेकंड में 3 होंगी, इसमें 0 होगी, और फोर्थ वाले में नंबर ऑफ रिंग कितनी होंगी, 2 होंगी, क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड नंबर ऑफ रिंग बनाए, सॉरी बाइडेंटेड लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड जो होंगे, चिलेटिंग लिगेंड जिनको कहते हैं, वो ही रिंग बनाएंगे। तो EN बनाएगा रिंग, तो जितने EN होंगे उतनी रिंग, इसमें 1 रिंग, इसमें 3 रिंग, इसमें 0 रिंग, इसमें 2, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। चलिए बच्चों, तो सेक्शन बी का पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4f ऑर्बिटल ऑफ HO+3 आयन। तो कोई एलिमेंट है जिसका सिंबल बच्चों HO है और +3 उसके ऊपर चार्ज है, और एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 67। तो आप लोगों को इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, ज़ेनॉन 4f11 एंड 4f11 6s2। ठीक है, कितना हो जाएगा 4f11 6s2। अब ये तो बच्चों HO का कॉन्फ़िगरेशन है, HO+3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 यहां से जाएंगे और 1 यहां से जाएगा, तो ज़ेनॉन 4f10 आ जाएगा बच्चों। और आपसे पूछा क्या था, 4f ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो सीधा सीधा, अच्छा 4f के नीचे तो कोई f होता नहीं है, सीधे 4f आता है, और अगर टोटल f भी पूछ लेता तो भी आंसर 10 ही होता, और 4f पूछा है तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे, और इंटीजर में आंसर है तो 10 आंसर हमारा हो जाएगा। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एज्यूमिंग दैट बेरियम हाइड्रोक्साइड इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन अंडर द गिवन कंडीशन, द कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयंस इन 0.005 m aqueous solution of BaOH whole twice at 298 Kelvin is, ठीक है, इंटू 10 की पावर -12 में आंसर देना है। आयनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम का ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। तो बच्चों शुरुआत करते हैं हम बेरियम हाइड्रोक्साइड से। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करी जाए तो ये कैसे डिसोसिएट होगा बच्चों वाटर में, जी हाँ बिल्कुल सही, बेरियम +2 एंड 2OH-। तो क्या यहां से ये समझ में आया कि जितने मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड के लोगे या जितनी कंसंट्रेशन आप बेरियम हाइड्रोक्साइड की लोगे उसका 2 गुना 2 टाइम्स OH- आयन की कंसंट्रेशन आएगी। सो बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन इज व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, तो यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा, 2 इंटू बेरियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन 0.005 दे रखी है। ठीक है, इसको सॉल्व अगर आप करेंगे तो 0.010 m जो है वो बच्चों हमारा OH- आ जाएगा। अच्छा इसको और सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2 m हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, ठीक है। अब आगे क्या बोला अपने से, H3O+ आयंस की कंसंट्रेशन बच्चों अपने को निकालनी है। तो यहाँ पे याद करो Kw इज इक्वल टू वाटर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kw क्या होता है बच्चों, वाटर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू H+ लिखो चाहे H3O+ लिखो एक ही बात है, इंटू OH- हो जाएगा। Kw वाटर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों कितनी वैल्यू होती है, 298 केल्विन दिया है, याद कर लो 10 की पावर -14। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 10 की पावर -14 इज इक्वल टू H3O+ तो आपको निकालना है, OH- की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी है बच्चों 10 की पावर -2। सॉल्व करते हैं तो H3O+ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की पावर -12।
अच्छा, यहाँ पे 10 की पावर -12 तो इसी ने दिया है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 1 इंटू 10 की पावर -12। तो यहाँ पे जो इंटीजर का आंसर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन हैज अ स्पीड, तो ये बच्चों आपको डायरेक्ट दिख रहा है, स्पीड यानी वेलोसिटी दे रखी है, विद एन अनसर्टेनिटी ऑफ 0.02। अब जो बच्चे बेटा ये अनसर्टेनिटी का मतलब ही नहीं समझ पाए होंगे, ठीक है, तो समझ ही गए तुम क्या हुआ होगा उनके साथ। अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। द अनसर्टेनिटी इन फाइंडिंग इट्स लोकेशन, तो कौन से चैप्टर और कौन से टॉपिक का, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फॉर्मूला याद करो, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी या एम डेल्टा वी, जैसे भी आप लिखते हैं, h/4 पाई m, m को मैं नीचे लिख देता हूं डायरेक्ट, ठीक है। चलिए बच्चों, अब डेल्टा एक्स तो आपको निकालना है, h तो बच्चे बच्चे को पता है 6, अच्छा नहीं भी पता तो वैल्यू दी है बच्चों, पूरा ख्याल रखा गया आपका। 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। अच्छा m क्या होता है बच्चों, m किसकी अनसर्टेनिटी निकाल रहे हो, मास इलेक्ट्रॉन की, तो मास किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का, और वो भी किस में बच्चों, तो किलोग्राम में, क्योंकि यहाँ जो यूनिट जूल डॉट सेकेंड आ रही है तो उसमें जूल जो है वो ऐसा ही यूनिट है और मास की ऐसा ही यूनिट किलोग्राम है, तो ये गलती नहीं करना बिल्कुल भी। हालांकि उन्होंने दी भी देखो किलोग्राम में, तो जिन बच्चे ने डायरेक्टली पुट कर दी होगी उसका तो गलत हुआ ही नहीं होगा, तो एम की वैल्यू भी होगी। अच्छा डेल्टा वी इंपॉर्टेंट है बच्चों, डेल्टा वी ही तो मेन है, तो बच्चों डेल्टा वी क्या होगा भाई, वेलोसिटी कितनी है, देखो जरा चेक करो, 5 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ये तो वेलोसिटी है। अगर ये 100% सही होती तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसमें बेटा अनसर्टेनिटी है 0.02 की, इसमें अनसर्टेनिटी है 0.02 की, तो 0.02 का मतलब क्या हुआ, 0.02, 100 का मतलब अपॉन 100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, ठीक है, 7 में से 2 गए 5, और ये ऊपर चला जाएगा तो फिर से कितना हो जाएगा आपका 3, तो 10 की पावर 3 आपका बेसिकली डेल्टा वी आ जाएगा, ठीक है। चलिए वैल्यूज पुट करिए, सॉल्व करिए और मजे करिए। तो बच्चों डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 6.6263 इसने दी हुई है, इंटू 10 की पावर -34, 4 इंटू 3.14, और m की वैल्यू 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होके आ जाएगी आपके पास, 58, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या देना था, नियरेस्ट इंटीजर में देना था, तो नियरेस्ट इंटीजर में कितना आ जाएगा आपका, 58 के अराउंड आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका डायरेक्टली ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन, एवरेज रेट से रिलेटेड। For a chemical reaction A gives B, it was found that concentration of B is increased by, ध्यान दें इस लाइन पर, concentration of B is increased by 0.2 मोल पर लीटर। ये क्या है, ये B क्या है, डेल्टा B है, डेल्टा B यानी कि चेंज, ठीक है। इन 30 मिनट, टाइम आपको 30 मिनट दिया हुआ है, द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इज ब्लैंक इंटू 10 की पावर -1, तो 10 की पावर -1 का ध्यान रखें, कई बार बच्चे जो है जल्दीबाजी में उसको गलत कर देते हैं। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और, मोल पर लीटर आवर इनवर्स दिया है बच्चों, यहाँ टाइम मिनट में दिया है और पूछा आवर में है, तो ये जो बच्चे ने ध्यान नहीं दिया होगा बच्चों उसका गलत हो गया होगा है, और क्या हुआ होगा बच्चों, तो 30 मिनट को पहले ही कन्वर्ट कर लो आवर में ताकि गलती आगे ना हो, तो ये सीधे हाफ आवर हो जाएगा, 30/60 हाफ आवर, या 0.5 भी लिख सकते हो। तो बच्चों रेट क्या होगा, अच्छा ये रिएक्शन दी हुई है, इसके लिए रेट क्या होगा बच्चों, रेट क्या होगा, माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, हाँ ये हो जाएगा आपका। अच्छा डेल्टा वी की वैल्यू 0.2 इन्होंने दे ही रखी है बच्चों। अच्छा प्रोडक्ट है वी तो प्लस आएगा, अच्छा ए की तरफ से लिखते तो नेगेटिव आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 0.2 हो जाएगा, और टाइम कितना हो जाएगा 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो 0.4, और सिंप्लीफाई किया 4 इंटू 10 की पावर -1, तो -1 जो है बच्चों इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा जो है 4 इज द
करेक्ट इंटीजर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, When 3 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस X, ठीक है, एक सब्सटेंस है X, 3 ग्राम उसका लिया हुआ है, इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ CCl4। तो बच्चों इस सब्सटेंस का मास जो है वो X दिया हुआ है, यानी कि एक टाइप से बच्चों सॉल्यूट हो गया आपका ना, और 100 ग्राम ऑफ CCl4 दिया हुआ है। चलिए, इट रेजेस द बॉइलिंग पॉइंट बाय 0.60 केल्विन, यानी डेल्टा टीवी की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है, 0.60 केल्विन आपको दे रखी है। द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस X इज ग्राम पर एम, मोल में निकालना है नियरेस्ट इंटीजर, और Kb की वैल्यू आपको दे रखी है। चलिए बच्चों डेल्टा टीवी का फॉर्मूला, तो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टॉपिक का है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि अपने को पता है नहीं कि भाई X जो है वो डिसोसिएट होगा नहीं, तो हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही उसको मान लेते हैं। तो डेल्टा टीवी क्या हो जाएगा बच्चों, Kb डॉट एम। तो डेल्टा टीवी जो हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका, Kb डॉट एम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पेन, डेल्टा टीवी इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, Kb डॉट एम हो जाएगा। अच्छा एम क्या होता है, एम होता है मोलैलिटी, और मोलैलिटी का फॉर्मूला याद कर लो भाई, याद कर लो जल्दी से, क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में बच्चों, किलोग्राम में। ठीक है, अच्छा मोल का फॉर्मूला भी याद कर लो, हाँ मोल का तो बच्चों एकदम टिप्स पे ही होगा तुम्हारे, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी, मोल क्या होता है बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये लीजिए बच्चों, मजे मारिए, वैल्यूज पुट करिए, सॉल्व करिए एंड एंजॉय। तो 0.6 Kb की वैल्यू बच्चों वाटर, अच्छा कई बच्चे वाटर का ही पुट कराए होंगे, है ना, तो वाटर का नहीं पुट करना है भाई, यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, CCl4 है, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है। हाँ कई बच्चे जो है 1.8, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट 0.52 खटाक से याद होगा, जवान पे चढ़ा होता है और वही पुट करके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों 5 पुट होगा, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा वाटर थोड़ी ना है, सॉल्वेंट तो CCl4 है। अच्छा WB की वैल्यू 3 ग्राम आपको दे रखी है, मोलर मास यू हैव टू फाइंड आउट, एंड द वेट ऑफ सॉल्वेंट मस्ट बी पुट इन किलोग्राम, तो ये 0.1 किलोग्राम होगा बच्चों। ये लीजिए MB की वैल्यू इधर कर देते हैं, ये हो जाएगा M इंटू एम नहीं 5 इंटू 3 अपॉन 0.6, 0.1, 10 की पावर -2, ऊपर जाके 100 बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया 500/2, ये लीजिए सिंपल सी कैलकुलेशन, 250 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, मोलर मास आ जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे इस टॉपिक को स्किप करके चले जाते हैं, तो बच्चों जो बच्चा इसको स्किप करके चला गया होगा उसके तो बेटा 4 नंबर गए। ठीक है, तो हर चीज बेटा जो एनसीईआरटी में दी गई है वो पढ़नी बहुत जरूरी है, कुछ भी छोटे से छोटा पॉइंट भी आपका स्किप नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज, तो बेटा नॉन जीरो नंबर के पहले वाले जो नंबर्स होते हैं वो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आते ही नहीं है। ठीक है, तो आगे के तीनों जीरो तो पहले ही कट गए। अब पहला नॉन जीरो नंबर देखो ये 340 है, 3 है सॉरी, और इसके बाद का ये 4 भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा, और जो आपका बच्चों क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जीरो, नॉन जीरो के आगे जो 3 जीरो हैं ये तो सिग्निफिकेंट फिगर में होंगे नहीं, और 3 4, अच्छा नॉन जीरो नंबर के बाद वाला नंबर जो होता है वो तो सिग्निफिकेंट फिगर में आता है ना भाई, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे आपके, 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे आपके 3, है ना, तो यहाँ करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, एन एलपीजी सिलेंडर जो हमारे घरों में यूज होता है कंटेन्स गैस एट अ प्रेशर ऑफ 300 किलो पास्कल। ये क्या है बच्चों, किलो पास्कल, ध्यान रखेंगे सभी। ठीक है, 10 की पावर 3 पास्कल होगा, ये आपका इनिशियल प्रेशर है एट 27 डिग्री सेल्सियस, यहाँ लिख देता हूं मैं,
P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 300 किलो पास्कल हो जाएगी, ठीक है। और टेम्परेचर बच्चों कितना हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो जाएगा, 300 केल्विन है, 273 ऐड कर दोगे। द सिलेंडर कैन विदस्टैंड द प्रेशर ऑफ 1.2 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल। तो इस पास्कल को कन्वर्ट कर लो किलो पास्कल में, ठीक है। तो P2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी बच्चों, जरा देखना। P2 की वैल्यू की अगर बात करी जाए, अच्छा वहां पे देखो 1.2 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल है ना, तो 1.2 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल को किलो पास्कल में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर 3 पास्कल के साथ ले लो तो किलो पास्कल में कन्वर्ट हो गया। तो P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1.2 इंटू 10 की पावर 3 किलो पास्कल, ताकि यूनिट से यूनिट बेटा कैंसिल तो होनी चाहिए ना। द रूम इन विच द सिलेंडर इज केप्ट कैचेस फायर, ठीक है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द बस्टिंग ऑफ सिलेंडर विल टेक्स प्लेस इज इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बच्चों सिलेंडर के अंदर का प्रेशर इतना है 27 डिग्री सेल्सियस पर, और मैक्सिमम इतना हो सकता है इस कंडीशन पे ये फट जाएगा। तो बस आपको T2 की ही तो वैल्यू निकालनी है। तो गैसियस स्टेट का क्वेश्चन है ये, आइडियल गैस इक्वेशन पे रिलेटेड है, ठीक है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, सो P1 बाय P2 इज इक्वल टू T1 बाय T2 रिलेशन आएगा। P1 की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है, 300 दे रखी है किलो पास्कल। P2 की वैल्यू 1.2 इंटू 10 की पावर 3 है बच्चों, तो इसको मैं क्या करता हूँ 1200 लिख लेता हूँ, कैलकुलेशन देखो इजी हो जाएगी। T1 की वैल्यू हो गई बच्चों 300 केल्विन, और T2 की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो यहाँ से 300 तो बच्चों डायरेक्ट ही कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो T2 की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 1200 हो जाएगी, ठीक है। T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200 हो जाएगी। इसको आप क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 इसमें से माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा बच्चों 273, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए और आपको ये वैल्यू किसके अंदर मिल जाएगी बच्चों, डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, 923 है ना, 927 डिग्री सेल्सियस जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जेल्डाल मेथड से ये बेसिकली क्वेश्चन आया था, ठीक है। जेल्डाल मेथड आप लोगों को याद है, जिसमें हम नाइट्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट करते थे स्टाइकियोमेट्री 1 से, ठीक है। अच्छा जेल्डाल मेथड में हम क्या करते हैं बच्चों, अमोनिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, ठीक है। और फिर उस अमोनिया की रिएक्शन हम किससे कराते हैं बच्चों, H2SO4 से कराते हैं। तो उस पैटर्न, उस टॉपिक का क्वेश्चन है ये जेल्डाल मेथड का। तो क्या कह रहा है बच्चों, 0.8 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास 0.8 ग्राम, चलो बहुत अच्छे भाई। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया है, 0.8 ग्राम दिया है, ठीक है। was analyzed by Geldahl's method for the estimation of nitrogen, ठीक है। इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है और आप लोगों को पता भी होगा, जेल्डाल मेथड जो है वो अमोनिया के नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए यूज में लिया जाता है। If the percentage of nitrogen in the compound was found to be 42%, तो कितना परसेंट है बच्चों, 42, यानी ये जो 0.8 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें 42% क्या है, नाइट्रोजन है। तो बोलो वेट ऑफ नाइट्रोजन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास का 42% निकाल लीजिए, दैट इज 42/100, इतना ग्राम हो गया, ठीक है। अच्छा मोल भी बना लेते हैं लग गया, तो मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा बच्चों, मास कितना हो गया 0.8 इंटू 42/100 और डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि n की बात चल रही है, जल्दीबाजी में 28 मत कराइएगा, ठीक है, N2 लेके। तो यहाँ पे हो गया बेटा मोल ऑफ नाइट्रोजन आ गया, चलो वेरी गुड। अब आगे क्या कह रहा है बच्चों, देन इतना ml ऑफ 1m H2SO4 वुड हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड बाय द अमोनिया इवॉल्व ड्यूरिंग द एनालिसिस। तो बच्चों जितना मोल नाइट्रोजन होगा उतना ही मोल तो अमोनिया बनेगा, एक्स्ट्रा नाइट्रोजन कहां से आएगा भाई, ठीक है। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मोल ऑफ अमोनिया होगा, है ना, नाइट्रोजन तभी तो बैलेंस होगा बच्चों। तो कितना ले लेते हैं, मोल ऑफ अमोनिया ले लेते हैं अपन लोग 0.8 इंटू 42/100 इंटू कितना हो गया बच्चों 14, ठीक है। तो अमोनिया इतना मोल हो गया। अब बच्चों ये अमोनिया जो है ना, ये इस H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। अपने को उसी का वॉल्यूम निकालना है,
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे बच्चों, रिएक्शन देख लो जरा, ये हो जाएगा बच्चों अमोनिया रिएक्शन कर जाएगा H2SO4 के साथ में। आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट से भी इस क्वेश्चन को लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम ये हो जाएगी अमोनिया का वैलेंसी फैक्टर, है ना, तो वो जिसको आता है वो तो ठीक है, नहीं तो बेटा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो NH3 प्लस H2SO4 क्या फॉर्मेशन कर लेगा, NH4 होल ट्वाइस SO4 फॉर्मेशन करेगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको बच्चों बैलेंस करते हैं तो ये हो जाएगा 2 मोल अमोनिया प्लस 1 मोल H2SO4, ठीक है, ये इसकी बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। इसका मतलब जितना भी मोल, देखो स्टाइकियोमेट्री पे फोकस करो, 2 स्टाइकियोमेट्री इसकी है, 1 स्टाइकियोमेट्री H2SO4 की है, तो जितना भी मोल आपका अमोनिया होगा उसका आधा किसका होगा बच्चों, H2SO4 का। तो बेसिकली मोल ऑफ H2SO4 अगर हम चेक करें तो कितना आ जाएगा बच्चों, अच्छा इसको सॉल्व कर लो बच्चों, ये 3 टाइम्स चला जाएगा, तो 0.8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं ना, 0.8 इंटू 3/100, और कितना मोल है बच्चों, आधा कर दें डायरेक्ट ही, 2 मोल से 1 मोल तो आधा कर देते हैं, ये हो जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा बच्चों 0.4, ठीक है, ये हो जाएगा 0.4 इंटू 3/100, यह आ गया बच्चों मोल। अब आपको क्या करना है, मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज करना है, मोलैरिटी बराबर मोल अपॉन वॉल्यूम, निकालना क्या है बच्चों, वॉल्यूम ml में निकालना है, ये बात का ध्यान रखना भाई, जल्दीबाजी में लीटर में मत छोड़ के आ जाना। अच्छा मोल कितना है बच्चों, 0.4 इंटू 3/100, अच्छा मोलैरिटी कितनी दे रखी है 1, देखो कैलकुलेशन कितनी इजी बना दी इन्होंने, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 3 जा 12, यानी कि 12 यानी कि 1.2 इंटू 10 की पावर -2, ये तो लीटर में आया है भाई, इसको किस में कन्वर्ट करना है, ml में, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 से, तो कितना ml हो गया बोलो, 12 ml, तो आपको इंटीजर पुट करना था, तो यहाँ पे आप लोग 12 पुट करके आ जाएंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अ सिस्टम डज 200 जूल ऑफ वर्क, तो वर्क कितना हो रहा है बच्चों 200 जूल, एंड एट द सेम टाइम एब्जॉर्ब 150 जूल ऑफ हीट। तो ध्यान दें साइन कन्वेंशन का, हीट तो बच्चों कितनी है प्लस की 150 जूल, क्यों, एब्जॉर्ब करने को बोल रहा है, ठीक है। अ सिस्टम डज 200 जूल ऑफ वर्क, सिस्टम वर्क्स ऑन सराउंडिंग, तो वर्क डन कैसा, नेगेटिव, तो ये हो गया बच्चों वर्क डन माइनस का 200 जूल। इंटरनल एनर्जी पूछा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना है, तो डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होगा, ठीक है, क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों 150 है, वर्क डन है माइनस का 200, सो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस का 50 जूल, ठीक है। तो चेंज पूछा था, तो चेंज कितना हो रहा है आपका -50 का हो रहा है, तो यहाँ इंटीजर कितना पुट करके आ जाओगे बच्चों, 50 पुट करके आप आ जाएंगे। चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला, इसमें यहाँ पर ये कंपाउंड हमें दे रखा है, दिस कंपाउंड इज सिस-2-ब्यूटीन, सिस-2-ब्यूटीन का रिएक्शन करवाना है ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, और हमसे पूछा क्या है प्रोडक्ट P, तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कंसीडर द अबव केमिकल रिएक्शन, द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल फॉर द प्रोडक्ट P इज, तो यहाँ पर देखो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर एल्कीन हमें दे रखा है, कौन सा एल्कीन दे रखा है, ये हमें लिखा हुआ है, जरा देखिए यहाँ पर जो एल्कीन हमें दे रखा है, ये एल्कीन कौन सा है, सिस एल्कीन है, ठीक है, और सिस एल्कीन पर जो ब्रोमीन का एडिशन होता है, ये कौन सा एडिशन होता है, ये होता है एंटी एडिशन, ठीक है। जब सिस पर एंटी एडिशन होगा तो उस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है, 3O बनता है, और शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं C, एंटी का A लिया और 3O का क्या लेते हैं T, दिस इज CAT, कैट। तो यहाँ पर देखो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 3O प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए कैसे बनाएंगे 3O प्रोडक्ट, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमें कंपाउंड दे रखा है सिस, ब्रोमीन का एडिशन करेंगे तो कंपाउंड बनेगा 3O, मतलब ये जो ब्रोमीन और ये जो ब्रोमीन है, 3O का मतलब वर्टिकल लाइन के अपोजिट साइड में दोनों ब्रोमीन का एडिशन होगा, तो ये 3O फॉर्म बना। चूंकि ये वाला प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है, ये वाला प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है, बिकॉज इसमें कोई POS नहीं है, कोई इसमें COS भी नहीं है, तो ये कंपाउंड क्या हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एक मिरर इमेज ये भी तो बनेगा।
अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव बन रहा है तो इसका एक मिरर इमेज भी तो बनेगा, तो ये भी हुआ। तो टोटल यहाँ पर कितने प्रोडक्ट, यहाँ पर हमें मिले 2 प्रोडक्ट मिले, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पॉसिबल, वो हो जाएगा टोटल आंसर 2 होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन 2।